हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद्वानी। आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास की अगर मैं बात करूँ तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डोमेन्स या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन्स क्या है, टाइप्स क्या है, डेवलपमेंट में कितने टाइप की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो उसमें हमने एक निमोनिक्स के थ्रू याद किया था कि कितने टाइप की डेवलपमेंट होती है, जिसको कि हमने कहा था PCSE, यानी कि फिजिकल, P से फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट और E से इमोशनल डेवलपमेंट। इन 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने चीज़ें पढ़ी हमारी मोटर स्किल्स के बारे में, ग्रोथ और मोटर मसल्स के बारे में, कि इनका बच्चे की डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल होता है, ये कितना ज़रूरी है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि लैंग्वेज, उसमें हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि जो लैंग्वेज होता है वो किस तरीके से बच्चा किस टाइम पे किस तरीके से बच्चा जल्दी ग्रास्प करता है लैंग्वेज को। पहले वो बैबलिंग शुरू करता है, फिर वो 1 वर्ड शुरू करता है, ठीक है, फिर वो 2 वर्ड्स बोलना शुरू करता है और फिर जाके कहीं वो पूरे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना सीखता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सोशल डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा, हमारा आसपास की सोसाइटी से जो बच्चा है वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या बच्चा अच्छे से उनके सामने अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं कर पाता, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सोशल डेवलपमेंट में पढ़ी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, हाँ, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा, इमोशनल डेवलपमेंट में कि बच्चे के अंदर कितना, किस टाइम पे किस तरीके के इमोशंस वो शो करता है, किस टाइम पे किस तरीके के जो इमोशन है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, बाय बर्थ बच्चे के अंदर कौन से इमोशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो आज की क्लास है हमारी, इसी से जो मिलता जुलता टॉपिक है, हम कह सकते हैं जो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या अफेक्ट पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट पे, बच्चे की ग्रोथ पे, किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करती है, चाहे वो पॉजिटिवली अफेक्ट करे चाहे वो नेगेटिव अफेक्ट करे। इन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करते हैं तो डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, दोनों ही बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में ही इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम दोनों ही टर्म्स को, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों ही टर्म्स को अलग अलग कर कर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी है क्या, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। हेरिडिटी होता है हमारा वो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलते हैं, या तो जीन्स के थ्रू मिलेंगे वो हमें, या क्रोमोसोम्स के थ्रू मिलेंगे। कब, जब बच्चा कंसेप्शन के टाइम पे, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स से जो हमें मिलते हैं, बाय बर्थ जो हमें मिलते हैं, वो होती है हेरिडिटी। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको
कहते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, हेरिडिटी रेफर्स टू इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर प्रेजेंट इन चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंसेप्शन पीरियड। यानी कि वो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बाय बर्थ ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। कब? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं उस टाइम पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, और ये बाय बर्थ ही बच्चे के अंदर होते हैं और टाइम टू टाइम के साथ साथ ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अनफोल्ड यानी कि खुलना शुरू होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट्स। यानी कि हेरिडिटी में क्या दर्शाता है कि ये ट्रांसमिशन है कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने जो उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, चाहे वो फोर फादर हो चाहे वो उनका बच्चा हो, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है यानी कि ट्रांसमिट करना ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो पीढ़ी चलती आ रही है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करना। और ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है, क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट्स लिखा हुआ है ना कि तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना बेबी में, पेरेंट्स के हो चाहे वो फोर फादर्स के हो, किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ज़रिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जीन्स हैं ये बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हेरिडिटी इज द फैक्टर that influences the individual growth and development from the time of conception। देख, हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है यानी कि जो हमारा अनुवांशिकता है वो एक इस तरीके का फैक्टर है, वो इंडिविजुअल यानी कि वो किसी भी बच्चे या किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता ही करता है। ठीक है, और कब से? जब से वो माँ के गर्भ में होता है तब से ही। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे ही ये चीज़ें हेरिडिटी जो है वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करने शुरू कर देती है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी है, जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है यानी कि वो अफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव करे नेगेटिव करे, इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही अफेक्ट करता है। कब? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आने के बाद जो उसके बाद है, जब बच्चा बॉर्न हो जाता है उसके बाद तो एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है। जब तक बेबी बॉर्न नहीं होता उससे पहले के जितने भी जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को मिल रहे हैं वो सब हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट जो हमें याद रखना है कि हेरिडिटी इज अ स्टैटिक फैक्टर, इट कैन नॉट बी चेंज। हम हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स से जो हमें मिले हैं ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें हम वो बिल्कुल चेंज नहीं किया सकता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है किसी की मदर हो, उसकी आइज़ जो हो वो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो, तो हो सकता है जो उसके जो बच्चे हैं या उसका जो चाइल्ड है उसकी आंखें जो है वो भी बिल्कुल उसकी मदर की जैसी है। तो ये क्या है? तो ये एक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चे को अपनी मदर से मिला है। ठीक है, तो इसको अपने आई कलर को वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम पेयर्स की बात करते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें एक ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से जो हमारे 22 पेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होते हैं। ठीक है, और एक जो पेयर है क्रोमोसोम का जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि ये डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, यानी कि वो सेक्स डिसाइड करता है ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, जो भी बेबी है उसका सेक्स वो डिसाइड करेगा, जो कि हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं, ये है मेल, ये है हमारा फीमेल। मेल में हमें एक्स वाई देखने को मिलता है और फीमेल में हमें एक्स एक्स देखने को मिलता है। देखो, अगर हम फीमेल की तरफ देखें तो फीमेल से तो हमें एक्स ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेबी का जो सेक्स है वो क्या होगा, ये डिसाइड करता है मेल का जो एक्स आता है या वाई आता है। तो अगर मेल का हम फीमेल से तो एक्स ही आएगा क्योंकि उसके पास दोनों एक्स ही है। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड, ये है, देखो मेल है, ये मेल से आता है हमारा, फीमेल से तो हमारा एक्स ही आएगा। ठीक है, मेल से हमारा एक्स और वाई आएगा। देखो, मान लो मेल से अगर हमारा एक्स आता है और फीमेल से भी एक्स आता है तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बेबी गर्ल होगा, यानी कि जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल होगा। ठीक है, अगर मेल से हमें वाई देखने को मिलता है, मेल से हमें वाई देखने को मिलता है और फीमेल से तो हमारा एक्स ही आना है, तो वो बेबी, जो बेबी होगा वो बेबी बॉय देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, अगर मेल से एक्स आता है और फीमेल से एक्स आता है तो बेबी बॉय, बेबी गर्ल होती है, और अगर मेल से वाई आता है और फीमेल से एक्स आता है तो बेबी बॉय होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्विंस की। ठीक है, ट्विंस होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के ट्विंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस। अब इनको हम अलग अलग तरीके से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को। आइदर बोथ विल बी बॉय और बोथ विल बी गर्ल। इसमें क्या होता है, जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इसमें जो बेबीज होंगे, यानी कि जो दो ट्विंस होंगे वो या तो बेबी गर्ल होंगे या बेबी बॉय होंगे। यानी कि दोनों ट्विंस का मतलब क्या होता है? दो एक जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो या तो इसमें दोनों ही बॉय ट्विंस होंगे या दोनों ही गर्ल होंगी। इसमें इस तरीके से नहीं हो सकता जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस है कि एक बॉय एक गर्ल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें या तो दोनों बॉयज होंगे या तो दोनों गर्ल्स होंगी। ठीक है, और दे हैव सिमिलर अपीयरेंस, यानी कि दिखने में भी दोनों बिल्कुल ही सेम होंगे। ठीक है, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा इनके अपीयरेंस में। अगर हम देखें तो दोनों ही दिखने में बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, दे हैव सेम सेक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, या तो दोनों बॉय होंगे या तो दोनों गर्ल होंगे। इनका जो सेक्स होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक।
जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनको हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। अब मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है? मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है जो सिंगल सेल से डिवाइड होते हैं, यानी कि एक ही सेल जो है हमारा वो दो में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वो भी दोनों के सेम हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल से वो जो दो ऑफस्प्रिंग्स है वो डिवाइड हुए हैं। ठीक है, एक सेल दो में डिवाइड हुआ है, इसीलिए वो दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल दिखते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल उन्हें कहा जाता है, इसीलिए ये मोनोजाइगोटिक होता है। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो इसीलिए सिंगल सेल, ये जो सिंगल सेल है ये दो में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सिंगल सेल डिवाइड इंटू टू सेल कंटेन सेम जीन। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये जो सिंगल सेल है ये दो सेल्स में डिवाइड, सिंगल सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो कि सेम जीन, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंटेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो जो हमारा आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें क्या है, या तो दोनों बॉय होंगे या तो दोनों गर्ल होंगी। ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस होगा इनका। ठीक है, सेम सेक्स होगा, और इनको क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक कहते हैं, जिसका मतलब है सिंगल सेल से दो सेल में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए, और सेम जीन्स एक दोनों के अंदर सेम जीन्स है, इसीलिए हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे? फ्रेटर्नल ट्विंस पे। अब ये फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है ये देख लेते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं हमारे, हो सकता है जो फ्रेटर्नल ट्विंस है हमारे कि हो सकता है ये सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, या तो दोनों बॉय या तो दोनों गर्ल हो सकते हैं, और या तो ये एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम सेक्स के ही हो, सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और सेम सेक्स के नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम सेक्स कभी हो सकते हैं और सेम सेक्स के नहीं भी हो सकते हैं। और इनका जो अपीयरेंस होता है, जो दिखने में जो अगर हम इनको देखते हैं तो हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिमिलर अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में। They are dizygotic means they are made from different zygote। अब हम इनको डायजाइगोटिक कहते हैं। अब डायजाइगोटिक का मतलब क्या होता है? डाय का मतलब होता है टू। ठीक है, मीन्स ये जो है ये दो, वहां तो सिंगल सेल दो में डिवाइड हो रहा था मोनोजाइगोटिक में, बट डायजाइगोटिक क्या है? दो अलग सेल्स हैं, दो अलग जाइगोट है, इसीलिए दोनों ही डिफरेंट जीन्स कंटेन कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। इनका अपीयरेंस भी सिमिलर नहीं होता, डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं। हो सकता है सेम सेक्स भी, सेक्स सेम भी हो या डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, और डायजाइगोटिक का मतलब हम इनको डायजाइगोटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट जाइगोट से बनते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक क्या था? वो सिंगल सेल दो में डिवाइड हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या है? ये ऑलरेडी टू डिफरेंट जाइगोट बने हुए हैं, इसीलिए डिफरेंट जीन्स कंटेन करते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा आइडेंटिकल ट्विंस में और फ्रेटर्नल ट्विंस में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट, जिसे कि हम कहते हैं एनवायरनमेंट। हमने हेरिडिटी डिस्कस किया कि हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट मीन्स, देखो एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो हम वेदर कंडीशंस की बात कर ले, हम सीजन्स की बात कर ले, हम सोसाइटी की बात कर ले, हमारे पीयर्स, हमारी फैमिली, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? एनवायरनमेंट है।
ठीक है। वी एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, हम एनवायरनमेंट में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे वेदर कंडीशंस या सीजन्स की बात करें तो इनको भी तो हम फील करते हैं ना, तो क्या इन चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस ही तो हो रहा है ना। तो इसीलिए ये कह रहा है कि हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, किससे, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट से, ठीक है। डिफरेंट एनवायरनमेंट, अब जैसे दो बच्चे हैं, उन्हें हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख दें तो जो उनके एक्सपीरियंस होंगे, जो कि उन्होंने जिन चीज़ों को फेस किया है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट है दोनों का, तो इसलिए दोनों की जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी अलग होंगे, ठीक है। Environment consists all factors, external factors, physical, intellectual, social and emotional factor। अब देख, environment सारे फैक्टर्स को अपने अंदर रखता है, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो। हमारा फिजिकल फैक्टर में क्या आ जाता है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे हमारा वेदर, हमारे वेदर कंडीशंस कैसी है, ठीक है, हम किस रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, हिली रीजन में रह रहे हैं, प्लेन रीजन में रह रहे हैं, या वहाँ का जो उस टाइम का सीज़न है वो कौन सा चल रहा है। तो फिजिकल फैक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि वहाँ का नेचर किस तरीके का है, ठीक है, वहाँ की हवा किस तरीके की, एयर क्वालिटी क्या है वहाँ की जहाँ पे बच्चा रह रहा है। तो ये क्या गया, फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट में, ठीक है, कि जो बच्चा है किस तरीके के लोगों से मिलता है, किस इंटेलेक्चुअल लेवल वाले लोगों से बच्चा मिलता है, तो वो किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ में अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चा सोसाइटी में निकलता है तो सोसाइटल एनवायरनमेंट जो बच्चे को मिल रहा है वो किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, ठीक है। इमोशनली बच्चे वो, जब बच्चा सोसाइटी में आ रहा है तो किस तरीके से वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख रहा है, लोगों को किस तरीके से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसमें हमारा फिजिकल फैक्टर, हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर, हमारा सोशल फैक्टर और हमारा इमोशनल फैक्टर आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम विच अफेक्ट द बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, ओवरऑल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए हैं, ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स है, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स है। यही जो फैक्टर्स हैं ये बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे की पर्सनालिटी को, बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ है बच्चे की, उसको अफेक्ट करता है, बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फिर कैसे अफेक्ट करता है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक रहता है हिली एरियाज में, एक रहता है प्लेन एरियाज में। तो आपने देखा होगा जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो अलग है, और प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनका वहाँ का वेदर कंडीशन अलग है। आपने देखा होगा नेपाल साइड, जम्मू कश्मीर वाली साइड जो लोगों की हाइट है, अगर मैं एक हाइट का अगर एग्जाम्पल लूँ तो आपने देखा होगा वहाँ का जो हाइट रेशो है वो जो प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उसके रेशो से काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हाइट है बच्चों का वो थोड़ा कम होता है। वो क्यों होता है कंपैरिजन टू प्लेन एरिया में जो बच्चे रहते हैं? क्योंकि वहाँ के वेदर कंडीशन ही उस तरीके की है, इसीलिए वहाँ पे रहने वाले बच्चा जो होता है उसके डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है। और जो प्लेन्स में रहने वाले जो बच्चे हैं यहाँ का कंडीशन थोड़ा, जो वेदर कंडीशन है वो कंडीशन बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में अफेक्ट कर रहा है। तो ये हाइट का डिफरेंस तो आपने भी देखा होगा कि जो हिली एरियाज में रहते हैं उनकी हाइट एज अ कंपैरिजन हम करें कि जो प्लेन एरिया में लोग रहते हैं उनमें डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट में उन्हें रखा गया और एनवायरनमेंट ने ही उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट किया, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के बिहेवियर, बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जो एनवायरनमेंट है ना बच्चे को तब से ही अफेक्ट करना शुरू कर देता है जब उसके कंसेप्शन पीरियड के टाइम से ही, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही जो एनवायरनमेंट है वो अपना रोल प्ले करना शुरू
कर देता है। देखो अगर हम कहते हैं कि जो मदर्स को, जो बच्चा मदर के वूम में होता है, तो उन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, एक काम, एक पीसफुल, एक काइंड एनवायरनमेंट में उन्हें रहना चाहिए, या उन्हें प्रॉपर तरीके से अपना डाइट लेना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी हो, शोर शराबे से दूर रहना चाहिए, इस तरीके के एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए कि उन्हें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो। क्यों? अगर मदर को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा तो बच्चे को भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में या उसके इंटेलेक्चुअल लेवल में चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं कि जब बेबी वूम में होता है मदर के, तो मदर को बहुत ज़्यादा काम, पीसफुल, काइंड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी जो एनवायरनमेंट होता है बाहर का, वो बच्चे को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट कह रहा है कि एनवायरनमेंट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं नेचर और नर्चर डिबेट हमें यहाँ पे क्या सिखा रही है। अब नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी हमने ऊपर पढ़ा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे फोर फादर से जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है बच्चे में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जीन्स, वही हमारी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम यहाँ कह सकते हैं वही हमारा हेरिडिटी है। और टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होना शुरू करता है, जिस टाइम पे जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होना चाहिए, उस टाइम पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होना शुरू कर देता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो हेरिडिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और हम नर्चर की बात करें तो नर्चर होता है हमारा एनवायरनमेंट, जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, बच्चे को डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाकर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें मिले हैं, उनको सही डायरेक्शन देने के लिए हम बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो जैसे किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे इस तरीके उसकी लर्निंग जो डिसऑर्डर है, हम उसको पूरे तरीके से कंप्लीट हम उसे ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट उसका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो अभी रह रहा है, उस एनवायरनमेंट को चेंज करके उसके लर्निंग डिसऑर्डर जो उसमें हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करने के लिए हम उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं बच्चे के लिए। उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैं यही कहूँगी कि जो एनवायरनमेंट है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं बच्चे की नीड, बच्चे की आइडियाज़, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एनवायरनमेंट को चेंज करके बच्चे को अच्छा फील करा सकते हैं। बट जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनबॉर्न होते हैं हमारे अंदर। जैसे मैंने आपको आइस का एग्जांपल दिया था वो। ठीक है, और अगर आगे हम इसके एग्जांपल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अब अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है नेचर और नर्चर के बारे में, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। इन अ process of heredity and environment role development in the process of development role of heredity and environment is equal। इन्होंने कहा है कि जो रोल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो रोल है, वो बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे की ग्रोथ में इक्वल रोल प्ले करता है। ठीक है, हम दोनों में से किसी एक को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। मान लो अगर बच्चे के पास हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छी है, बट उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनफोल्ड ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और मान लो अगर बच्चे के पास इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे नहीं है, तो बच्चे को कितना भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर लो, बच्चा उन चीज़ों को ग्रास्प कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो रोल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंटल प्रोसेस में, दोनों ही इक्वल रोल
प्ले करते हैं। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। किस तरीके से? कई बार आपसे ये क्वेश्चन बोला जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मैं वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। कई बार आपको पेपर में लिख के दे देगा कि जो हेरिडिटी, क्या एडिशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, या सब्सट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, हम इन दोनों को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि गुणनफल हम जिसको के कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। अब देखो हेरिडिटी में हमारे क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या आ जाता है वो हम देख लेते हैं। हेरिडिटी में आता है हमारा आई कलर, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें मिला है, क्योंकि आई कलर को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हेयर कलर है, हेयर कलर को हम चेंज नहीं कर सकते। बॉडी स्ट्रक्चर को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, बट अगर कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी अगर हमें हेरिडिटी से मिले हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हेरिडिटी का, ठीक है। जैसे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हो सकता है उनकी जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चे के अंदर आ जाए, ठीक है। बच्चे का जेंडर या फिजिक बच्चे का किस तरीके का है, होता है ना, जैसे पेरेंट्स क्या होता है कई बार बीमार रहते हैं तो हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक उनके बच्चे में भी आ जाए, तो हो सकता है उसकी भी जो हेल्थ कंडीशन है या फिर फिजिक कंडीशन है वो ऐसी सी हो, ठीक है। और एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारा लैंग्वेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है तब बच्चे को किसी तरीके की लैंग्वेज नहीं पता होती, बच्चा एनवायरनमेंट में आके लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट से क्या सीखता है बच्चा? लैंग्वेज सीखता है, लोगों से बातचीत करना, सोशलाइज होना सीखता है। बच्चे की हेल्थ कंडीशन, जिस तरीके का वेदर एनवायरनमेंट या जिस तरीके का उसको सीज़न, जिस तरीके के अदर कंडीशंस में रखा जाएगा वो चीज़ बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करेगी। वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ बच्चा एनवायरनमेंट में आके सीखता है, ठीक है। एजुकेशन बच्चा एनवायरनमेंट में आके लेता है। तो ये हमारे कुछ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। फिर आता है हमारा कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। वही जो हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है दोनों ही हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हम दोनों में से किसी एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो प्रोडक्ट है, मतलब ये गुणनफल है जो कि हमारे डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक एंड चेंजेबल। हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने पेरेंट्स, फोर फादर्स से मिले होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो लास्ट लाइन अब है इसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कहना चाहती है? Heredity can best be viewed as something that sets a range basis within which an individual development is actually shaped by the support and the opportunities of the environment। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हेरिडिटी है ना वो हमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट हमारी सेट कर देती है, एक रेंज सेट कर देती है कि हाँ भाई बच्चा ना इससे ऊपर जा सकता ना इससे नीचे जा सकता, ठीक है। बच्चे को ये एक लिमिट मिली है और यहाँ पे जो है ना हमारा एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारा हेरिडिटी है वो हमें एक लिमिट सेट करके दे देता है, यानी
कि एक अपर लिमिट दे देता है, एक लोअर लिमिट, कि हाँ भाई बच्चा जो है ना इससे ऊपर जा सकता है ना इससे नीचे जा सकता है, बच्चा जो करेगा वो इन दोनों के बीच में ही करेगा। और यहाँ पे जो रोल होता है वो हमारा एनवायरनमेंट प्ले करता है। जिस तरीके से का बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है उस तरीके से बच्चे की जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनफोल्ड होना शुरू करती रहती है और वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हेरिडिटी है वो हमारी एक रेंज, एक लिमिट सेट करके हमें दे देती है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, उनका खुलना, वो किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे, कि जो बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या कंसेप्ट है, आपके डेवलपमेंट में किस तरीके से वो अफेक्ट करती है। पॉजिटिव भी अफेक्ट करती है, नेगेटिव भी अफेक्ट करती है। हमने पढ़ा डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने ये देखा कि हमें कहाँ उलझाया जाता है एग्ज़ाम में, हमें माइनस लिखा हुआ मिल जाता है, हमें प्लस लिखा हुआ, हमें एडिशन मिल जाता है लिखा हुआ, बट हमें उस पर टिक नहीं करना, हमें करना है कि दोनों का ही गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, सो अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से आप अपनी क्लास को देख लीजिएगा थोड़ा फास्ट करके, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं आपको कोई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो आज की वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।